मैं सर्वप्रथम भारत की सामाजिक संस्कृति के साक्षात विग्रह परम पूज्य स्वामी जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। भारत की विराट गुरुकुलीय परंपरा को नमन करता हूँ। भारत की महान संन्यास परंपरा और भारत की समृद्ध सशक्त ज्ञान परंपरा को भी नमन करता हूँ, जिसने हजारों साल तक पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया जीवन के विभिन्न आयामों में। मैं यहाँ पर उपस्थित भाई राकेश जी, जो आपको अभी संबोधन कर रहे थे और आपसे जुड़े हुए हैं वर्षों से, पतंजलि योग पीठ की अवधारणाओं से, उसके सिद्धांतों से, उसकी गतिविधियों से, उसके कर्मयोगी प्रवृत्ति से आपको निरंतर जोड़ रहे हैं। उनकी नेतृत्व की अद्वितीय मेधा को भी प्रणाम करता हूँ। आप सभी जो यहाँ पर विभिन्न जनपदों से, राष्ट्र के विभिन्न अंचलों से आए हैं, उनके भी अंतस में स्थित भारत के प्रेम की जो अगाध गंगा प्रवहमान है, उसको भी प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जैसा भाई राकेश जी ने बताया, आप सभी लोग प्रबुद्ध हैं, क्योंकि जो प्रबुद्ध है वही राष्ट्र के लिए कुछ योगदान करने के लिए, अपने को समर्पित करने के लिए तत्पर होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग समृद्ध हो सकते हैं, लेकिन कोई आवश्यक नहीं कि प्रबुद्ध हों। प्रबुद्ध होने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति की मेधा ऐसी हो, उसकी प्रज्ञा ऐसी हो कि वो अपने सामर्थ्य का उपयोग व्यापक हित के लिए, लोकहित के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए करता हो। भारतीय शिक्षा बोर्ड किस विचार को लेकर के चल रहा है, भाई राकेश जी ने उसकी पृष्ठभूमि 2-3 पंक्तियों में रखी है। आप सभी लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति इकाई के रूप में हो या व्यक्तियों का समूह समाज के रूप में हो, राष्ट्र के रूप में हो, उसको जो ड्राइव करता है, उसके जो जीवन को, उसकी गतिविधियों को जो संचालित करता है, उसके केंद्र में होता है उसका विचार। उसका विचार कैसा निर्मित है, उसका मानस कैसा है। अगर मैं वैज्ञानिक भाषा में कहूँ तो अगर हम एक डिवाइन इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल नहीं, एआई नहीं, बल्कि डिवाइन इंटेलिजेंस है, तो उसका जो एक डिवाइन एल्गोरिदम है वो कैसा है, उसी से संचालित होती है पूरी हमारी जो बायोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है। उससे जो निःसृत गतिविधियां होती हैं वो आपके विचार पर ही केंद्रित होती हैं। उसी तरह से व्यक्तियों का समूह, चूंकि समाज होता है, राष्ट्र होता है, और आज के दौर में जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है कि राष्ट्रों को एक टेरिटरी, एक भौगोलिक क्षेत्र, सीमा है, उसका एक संविधान है, उसकी एक सरकार है, उसकी एक पद्धति है, उस रूप में देखते हैं तो एक राष्ट्र के रूप में हम सभी का जो एक समूह है, जो एक सावयव है, जो ऑर्गेनिक नेशन है, वो संचालित होता है राष्ट्र के विचार से, राष्ट्र की चेतना से। व्यक्ति संचालित है अपनी वैयक्तिक चेतना से, तो राष्ट्र संचालित होता है राष्ट्रीय चेतना से। जो नेशनल कंसिस्टेंस है, कलेक्टिव कंसिस्टेंस, उसके शिशु का, उसके युवा का, उसके नागरिकों का जैसा मानस होगा, जैसी चेतना होगी, जैसी सामूहिक चेतना निर्मित होगी, जैसी उसकी गुणवत्ता होगी, उसी के अनुरूप ही राष्ट्र गतिशील हो सकता है। इसलिए बिना सामूहिक चेतना को सम्यक रूप से गढ़े हुए राष्ट्र के अभ्युदय की कल्पना हो ही नहीं सकती। और किसी भी राष्ट्र की सामूहिक चेतना का निर्माण का सबसे सशक्त और प्रभावी माध्यम होता है शिक्षा व्यवस्था।
जो उसकी शिक्षा व्यवस्था है, क्योंकि वो बच्चे को माँ के गर्भ से ही शिक्षा प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि माँ और उसके आसपास का जो परिवेश है वह उसका पहला गुरु है, पहला शिक्षक। और इसके बाद जब वो कुछ वर्ष बड़ा होता है तो एक औपचारिक रूप से एक विद्यालयीय पद्धति उसको एक उसके मानस को गढ़ने के लिए, शिल्पित करने के लिए एक व्यवस्था देती है शिक्षा व्यवस्था के रूप में। अब प्रश्न ये उठता है कि कोई इसके लिए प्रमाण की आवश्यकता तो नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था ही राष्ट्र का निर्माण करती है, लेकिन मैं दो एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। इतिहास के अगर पृष्ठों में जाइए, थोड़ा ही पीछे जाइए, बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 1860 में जापान अपनी शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन करता है, पूरी तरह से रिवैम्प करता है अपने एजुकेशन सिस्टम, एक क्रांतिकारी परिवर्तन करता है। और 1915 तक आते आते, यानी 55 वर्षों में जापान, एक छोटा सा देश, छोटे छोटे द्वीपों का समूह, जहां पर बार बार भूकंप और ज्वालामुखी से प्रभावित होने वाला, मतलब भौगोलिक रूप से आशीर्वाद भी नहीं है उसको, लेकिन ऐसा समूह जापान मात्र 55 वर्षों में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, 1860 से लेकर के 1915-20 तक अगर आप देखेंगे तो 55-60 वर्षों में जापान दुनिया के प्रथम 5 शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर जाता है। भौतिक संपदा भी नहीं है, भारत जैसा कोई भौगोलिक विविधतापूर्ण उसके पास सामर्थ्य भी नहीं है, प्रकृति का कोई आशीर्वाद नहीं है। अगर उसको देखें तो बल्कि प्रकृति का क्रोध का शिकार होता है जापान बार बार, अगर उसका भूगोल पढ़िए तो। लेकिन मात्र शिक्षा व्यवस्था, क्योंकि जो मानस को ऐसा उन्होंने गढ़ दिया कि तूफानों, आंधियों, विपदाओं या अभावों के मध्य से भी अपने को प्रभावशाली के रूप में गढ़ा जा सकता है, ये उत्साह, ये मनोबल उसने शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से गढ़ दिया। एक दूसरा उदाहरण है नीदरलैंड का, जिसको हॉलैंड कहते हैं। नीदरलैंड का अर्थ होता है बंधुओं, नीदरलैंड माने नो लैंड, जो जमीन ही ना हो जहां, और वास्तव में वहां जमीन नहीं थी। जो आप नाम सुनते हैं एम्स्टर्डम को, हेग को, रोटरडम को, इतने बड़े बड़े शहरों की बात आती है जहां पूरी इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल बसा हुआ है, जहां फ्लावर मार्केट है, पूरी दुनिया को हवाई जहाज से फूलों का निर्यात होता है जिस देश से, वहां नो लैंड थी। कितने साल पहले? मुश्किल से 200 साल पहले, 250 साल पहले। और वो देश सिर्फ शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से ऐसा जज्बा गढ़ता है अपने युवाओं में, अपने नागरिकों में, कि समुद्र के चारों ओर से बांध बनाकर एक जमीन को रिक्लेम किया जाता है, पुनर्व्यवस्थित किया जाता है। और वहां पर उस लैंड में कोई यमुना, गंगा और सिंधु के किनारों की तरह वहां कोई उपजाऊ जमीन नहीं थी, लेकिन उन्होंने बांध बनाकर लैंड को रिक्लेम किया और इसके बाद उसको अपने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, साइंटिफिक इनोवेशंस और अपने पुरुषार्थ से उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े फ्लावर मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, फ्रूट मार्केट के रूप में एग्रीकल्चर और एग्री बेस्ड बिजनेस के आधार पर प्रारंभ में अगले 100 सालों में ही तेजी से राष्ट्र के रूप में उभरा। और आज दुनिया के पर कैपिटा इनकम में पूरी दुनिया में प्रथम 5 देशों में है नीदरलैंड। किसने बदला उसको? शिक्षा व्यवस्था। किसी राजनीतिज्ञ ने नहीं बदला, किसी करिश्मे से नहीं बदला, किसी चमत्कार से नहीं बदला, बदला तो पुरुषार्थ से बदला। और पुरुषार्थ को किसने स्प्राउट किया? पुरुषार्थ को किसने बीजारोपण किया? शिक्षा व्यवस्था।
एक बहुत बड़ा एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं आपको, इजराइल का। आपको पता है इजराइल वर्तमान में जिस राष्ट्र के रूप में दिखता है वो कब उत्पन्न हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। वैसे तो इजराइल बहुत पुराना रहा है, अरब प्रायद्वीप का हिस्सा रहा है, अब्राहम रिलीजन का हिस्सा रहा है, लेकिन 632 में इस्लामिक एक्सपेंशन के बाद, मोहम्मद साहब के 634 में जो इस्लाम आया, उसके बाद से आक्रमणों से इजराइल, इराक, ईरान का जुरथुस्ट्र अवेस्ता का दर्शन जो वेदों के समानांतर था, वो पूरा 8वीं शताब्दी में समाप्त हो गया। इजराइल समाप्त हो गया था, पूरी तरह से इस्लामिक हो गया था। ग्रीक, रोम, तुर्की, ये पूरे के पूरे पहले रोम के अंदर था। टर्की जो देख रहे हैं आप, ये सारा का सारा 7वीं, 8वीं, 9वीं शताब्दी में अपना मूल अस्तित्व खो दिया और धीरे 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 पिछड़े राष्ट्रों, पिछले क्षेत्रों के रूप में हो गया। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो इजराइल के यहूदी यहाँ से निकलकर भाग करके ब्रिटेन में या अमेरिका में बिजनेस करने लगे थे, उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों से कहा, यहूदी व्यापारियों ने, कि हम आपको, एक समय था जब लग रहा था कि मित्र राष्ट्र हार जाएंगे, जब जर्मनी, जापान और इटली का जो गठबंधन था सशक्त हो गया था, जिसमें हमारे सुभाष चंद्र बोस जी भी राष्ट्र के लिए आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से जापान, जर्मनी से दोस्ती किए थे। उसमें लग रहा था कि ये पूरी मित्र राष्ट्र जो ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रसा का गठबंधन है, नष्ट हो जाएगा। लेकिन जूस ने कहा कि हम आपको आर्सेनल बनाने के लिए, आपको मदद करने के लिए धनराशि तभी देंगे, इस शर्त पर देंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, कि जबकि आप जीतने के बाद हमारा जो इजराइल है, यहूदियों का राष्ट्र, वो यहूदी राष्ट्र के रूप में आप उसको स्वतंत्र कर देंगे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मित्र राष्ट्र जीत गए तो इजराइल की स्थापना कितने साल पहले होती है? मुश्किल से पूरी स्थापना हुए हो गया 75 साल। मतलब एक तरह से देखिए तो जिस समय हमारा राष्ट्र हुआ है स्वतंत्र ब्रिटिश कॉलोनी से, उसी समय इजराइल भी आया उसके आसपास। लेकिन बदलाव क्या हुआ? अब उस इजराइल के बारे में कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं। आप देख रहे हैं ना कितना सशक्त राष्ट्र के रूप में है। छोटा सा देश, 80-90 लाख की आबादी है उसकी, अभी 1 करोड़ आबादी भी नहीं है। यहाँ उत्तर प्रदेश के लोग होंगे ना, बहुत सारे लोग हैं। कुछ ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश में जिसकी आबादी 70 लाख, 60 लाख। आजमगढ़ होगा, जौनपुर होगा, प्रयागराज भी होगा। ऐसे तमाम जिले हैं जो 60 लाख से लेकर के 70 लाख के बीच में है। एक राष्ट्र जो सिर्फ 80-90 लाख का है, और वो अमेरिका जैसा राष्ट्र जो अपने को सबसे शक्तिशाली मानता है, हिम्मत नहीं है कि इजराइल को झुका दे किसी बात पर कि तुम मेरी बात मान लो। क्यों? शिक्षा। उन्होंने इसको पकड़ा कि अगर राष्ट्र को मजबूत करना है तो सारी जो निर्माण की प्रक्रिया है वो मनुष्य से प्रभावित होती है, इसलिए पहले हमें मनुष्य गढ़ना है। हमें सड़कें बाद में गढ़नी है, पहले मनुष्य गढ़ना है। जब मनुष्य उन्होंने गढ़ा, इजराइल छा गया। अब अमेरिका का उदाहरण बता रहा हूं। आप अमेरिका का इतिहास आपको, जो लोग पढ़े होंगे उन्हें तो मालूम होगा, जो लोग नहीं पढ़े होंगे इतिहास को, वर्ल्ड हिस्ट्री को, उनको बहुत संक्षेप में बता रहा हूं। 1607 से पहले अमेरिका 574 जनजाति समूहों का एक भौगोलिक क्षेत्र हुआ करता था। 1607 में पहली बार जेम्स टाउन में कुछ ब्रिटेन के लोग जाकर के एक छोटी सी कॉलोनी बनाते हैं
1620 में कुछ और तीर्थयात्री के रूप में जाते हैं और धीरे धीरे, लंबा हो जाएगा इसलिए उसकी डिटेल नहीं बता रहा हूँ मैं, वो 13 उपनिवेश होते हैं ब्रिटेन के, जो पूरा आज का आपका यूएसए दिख रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर उनके बीच में युद्ध होता है, फिर ब्रिटेन से उनका युद्ध होता है और 1789 में जा करके उनको जो वर्तमान यूएसए दिख रहा है उसका संविधान होता है। मात्र 236 वर्ष पूर्व, मात्र 236 वर्ष पूर्व अमेरिका एक सभ्य राष्ट्र के रूप में आता है, एक सिविलाइज राष्ट्र के रूप में आता है। लेकिन वो जिस दिन 1789 में उसका संविधान आया, वाशिंगटन उसका प्रेसिडेंट होता है और वो पहला चयन करता है कि हमें 2 चीजों की व्यवस्था करनी होगी, एक अपनी शिक्षा और दूसरा अपनी मिलिट्री। 2 पर वो जोर देता है कि सुरक्षा और शिक्षा, ये 2 पर हमें ध्यान देना है। और वो राष्ट्र 1789 के बाद मात्र 100 वर्षों में दुनिया के टॉप 2-3 राष्ट्रों में आता है। और उसके 20 साल के बाद जब विश्व युद्ध होता है, 20वीं शताब्दी का पहला प्रथम विश्व युद्ध, उस समय तक अमेरिका अपने को पूरी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में अपने को स्थापित कर लेता है। कैसे करता है? शिक्षा। मैं इस बात को इसलिए फोकस करा रहा हूं बार बार कि बहुत सारे लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, बोर्ड तो चल ही रहे हैं बहुत सारे, शिक्षा तो चल ही रही है, हम लोग भी तो शिक्षित हुए हैं, हम सब लोग भी तो पढ़े हैं, ऐसा क्या पढ़ लेंगे, ऐसा क्या हो जाएगा कि हम शिक्षा से क्या बदलाव ऐसा हो सकता है? क्योंकि हमने तो शिक्षा को मात्र नौकरी पाने का जरिया समझा है। जो मैकाले ने 1835 में जो विष बो दिया हमारी शिक्षा में, अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हुकूमत के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हुकूमत के लिए नौकर पैदा करने के लिए, सस्ते नौकर पैदा करने के लिए, अपनी व्यवस्था को अंग्रेजियत के हिसाब से चलाने के लिए और हमारे मानस को अंग्रेजियत के अनुसार बदलने की दृष्टि से पूरी शिक्षा व्यवस्था को ऐसा ढांचा बदला, ऐसा ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन किया कि हमें शिक्षा का एक ही उद्देश्य दिखता है, वो दिखती है नौकरी। बस शिक्षा को हम किसी बड़े अपनी चेतना के निर्माण का अंग नहीं मानते, शिक्षा को हम सामूहिक चेतना के बदलाव का हिस्सा नहीं मानते, शिक्षा को हम समग्र रूप से राष्ट्र के निर्माण के संकल्प का हिस्सा नहीं मानते। हम शिक्षा को मानते हैं सिर्फ और सिर्फ नौकरी, और वो भी सरकार की नौकरी। क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया की कंपनी में जो नौकरी करता था उस शिक्षा व्यवस्था से, वही माना जाता था इलीट, अभिजात्य। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ब्यूरोक्रेसी में इतना भ्रष्टाचार कर दिया कि वो लत ऐसी पड़ी रह गई कि सरकारी मशीनरियों में करप्शन का घुन अभी तक चला रहा है। और वो एक ऐसा आकर्षण का केंद्र है कि बिना प्रयास किए, बिना कोई पुरुषार्थ किए, अगर सरकार में नौकरी मिल जाती है तो हम एक माला माल हो सकते हैं बिना किसी पुरुषार्थ के। और शिक्षा का मानस मात्र नौकरी, वो भी सरकार की नौकरी, वो भी नौकरी में भ्रष्टाचार के साथ नौकरी, और कैसे कम समय में शॉर्टकट मेथड से वेल्थ क्रिएट कर लें, समृद्ध हो जाएं, ये प्रवृत्ति ही शिक्षा व्यवस्था के हमारे ढांचे में फैल गई। गुरुकुली शिक्षा में ऐसा नहीं था। जो काम आज अमेरिका कर रहा है, जो काम आज जापान कर रहा है, जो काम आज चाइना कर रहा है, जो काम वर्तमान में धीरे धीरे इजराइल उस रास्ते पर चल रहा है, जर्मनी चल रहा है उस रास्ते पर, आपको मालूम होना चाहिए, जो लोग अध्ययन किए होंगे उन्हें पता होगा, 12वीं शताब्दी तक दुनिया के हर ज्ञान के क्षेत्र में नेतृत्व कौन करता था? भारत। ये इतिहास के सापेक्ष बोल रहा हूं।
मैं आपसे जरूर ये विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि मैं कभी भावुकता में कोई अतिरंजनापूर्ण बातें नहीं कहता हूं, क्योंकि मेरी ये मान्यता ये है कि अगर हाइपरबोलिक अतिरंजना में भावनात्मक नैरेटिव से कुछ कहा जाएगा तो हम सही रूप में मानस नहीं कर सकते। हमें अपने तथ्यों का और अपने कृत्यों का और अपनी कमजोरियों का, अपनी ताकतों का, अपनी संभावनाओं का सही आकलन होना चाहिए। हमें स्वप्न लोक में नहीं रहना है। लेकिन ये सच है, पूरा इतिहास, किसी भी इतिहास को पढ़िए आप, किसी भी देश ने जो हमारे भारत के बारे में लिखा हो, तुलनात्मक अध्ययन वर्तमान में भी हो रहा हो, वो हमेशा ये मानते हैं कि 11वीं 12वीं शताब्दी तक भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करता था। अगर कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं भी मानता तो ये कहता है कि श्रेष्ठतम 2 संस्कृतियों में भारत था, और अधिकांश कहते हैं श्रेष्ठतम था। संस्कृतियों का मतलब सिर्फ आचरण, व्यवहार, दर्शन नहीं, अर्थव्यवस्था में भी था। अर्थव्यवस्था में भी हम बहुत बड़े निर्यातक थे, एक्सपोर्टर थे। हम कंज्यूमर और इंपोर्टर नहीं थे, हम मूलतः एक्सपोर्टर थे। अगर आपको मेरी बात का यकीन न हो तो एक एग्नस मैडिसन करके एक इकोनॉमिस्ट है, उसने पूरा एक शोध करके एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है। पूरी दुनिया में इस समय वो स्वीकार्य हो रहा है। वो कहता है कि पहली ईसा का पहला वर्ष अगर उसको आधार मान के पूरी दुनिया की जीडीपी और भारत की जीडीपी, चाइना की जीडीपी, अन्य देशों की जीडीपी की स्थिति क्या थी, तो कहता है कि 1 सी में पूरी दुनिया की जीडीपी का 29% भारत की जीडीपी थी, 29%, और चाइना की 24%। 1000 सी में फिर आकलन करता है तो कहता है कि उस समय भी भारत 26.4% था, चाइना 24.3% था। वो कहता है 1820 सी में भी, 1820 तक अनेक झंझावातों के बावजूद, अनेक राजनीतिक भूचालों के बावजूद, अनेक आक्रमणों के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी। हजारों साल से सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन से, वेदों के पीरियड से लेकर मौर्य काल, गुप्त काल, अनेक कालखंडों से गुजरते हुए इतनी समृद्ध थी कि मध्यकाल के 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में राजनीतिक भूचालों और रिलीजन के आधार पर किए गए विभेदकारी नीतियों के बावजूद भी हमारी जीडीपी 1820 में भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरी तरह से हावी होने के पहले तक 26% थी, 26%, और चाइना 24% था। बाकी पूरी दुनिया 50% में थी, पूरी दुनिया।